सो हे वीवेंस, कैसे आप सब। आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। आपने अभी कोरोना काल में अभी चल ही रहा है, आप एक चीज़ का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, पता है क्या? ऑक्सीमीटर का। तो ऑक्सीमीटर के बारे में पढ़ने वाले, ऑक्सीमीटर कैसे काम करता है कैसे नहीं। इस वीडियो को आखिर तक देखना। उम्मीद करता हूँ ऑक्सीमीटर को लेकर मैं आपके जितने डाउट्स हैं मैं क्लियर करा पाऊँ। चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं विनय और आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल विनय बायोलॉजी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सीमीटर कैसे काम करता है। कोई सिलेबस में नहीं है, एक थोड़ा जनरल नॉलेज के लिए टॉपिक है और आपको पता होना चाहिए कैसे आपका ऑक्सीमीटर वर्क करता है। ठीक, ऑक्सीमीटर क्या होता है? ऑक्सीमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसे हम फिंगर पे लगाते हैं, फिंगर पे या ईयर लोब पे लगा सकते हैं। इससे क्या होता है, आप अपनी बॉडी के अंदर प्रेजेंट ऑक्सीजन का अमाउंट जान सकते हैं कि आपकी बॉडी में टोटल कितनी ऑक्सीजन आपके पास अवेलेबल है। साथ ही साथ आप अपने पल्स, अपनी धड़कन को भी उससे काउंट कर सकते हैं। तो आज हम बात करते हैं कैसे ये पल्स ऑक्सीमीटर काम करता है। तो भाई, पल्स ऑक्सीमीटर को जानने से पहले आपको बेसिक तो देखो पता होना चाहिए ना। अब वही नहीं पता तो फिर क्या ही फायदा। पल्स ऑक्सीमीटर को समझने से पहले आप ये समझिए, ये SO2 क्या है। ये बड़ा सुनने में आ रहा है ना, ये SO2 सुना रहा है। ये सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है, ये S बड़ा है। ये SO2 यहाँ पे क्या है, बड़ा सुन, आजकल 94 होना चाहिए, 95 होना चाहिए, क्या होता है ये? तो आप सिंपल ऐसे समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए आपको पता ना, आपकी बॉडी में आपके फेफड़े क्या करते हैं, बाहर से हवा लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। आपके फेफड़ों से जो ऑक्सीजन आपकी बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचाई जाती है। तो इसका मतलब आपकी बॉडी में कोई तो ऐसी गाड़ी है ना, मतलब आपके पास जैसे मान लीजिए ये आपके लंग्स हो गए, ठीक है। तो लंग्स से आपकी बॉडी के हर पार्ट तक कोई तो है जो आपके ऑक्सीजन को लेके जा रहा है। कौन है वो? उस गाड़ी का नाम क्या है, उस ट्रक का नाम क्या है? तो वो जो गाड़ी है, जिस गाड़ी में बैठ के ऑक्सीजन बॉडी के हर हिस्से तक पहुंच जाता है, उस गाड़ी का नाम बताऊं क्या है? इस गाड़ी का नाम है हीमोग्लोबिन। क्या नाम है? इस गाड़ी का नाम है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन आपके खून में होता है। जैसे एक गाड़ी क्या करती है, गाड़ी एक स्टैंड से किसी एक को बिठाती है, दूसरे स्टैंड पे छोड़ देती है, वैसे ही ये एक तरह की गाड़ी है। हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन आपके फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर आपकी पूरी बॉडी के हर हिस्से तक पहुंचाने का काम करता है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को यहाँ से वहाँ ले जाने का काम करता है। ओके, अब क्या होता है, हीमोग्लोबिन जो होता है वो लाल कलर का होता है। क्योंकि हीमोग्लोबिन लाल कलर का होता है इसलिए आपका खून लाल होता है। कभी पूछें, कोई नहीं पूछेगा ऐसी, कभी आपको पूछ लें KBC में बताओ हीमोग्लोबिन का कलर क्या होता है, तो समझ जाना ये 1 करोड़ रुपए का सवाल। इसका आंसर क्या है? इसका मतलब ब्लड के लाल होने का कारण क्या होता है? हीमोग्लोबिन। ठीक, हीमोग्लोबिन क्या काम करता है? ऑक्सीजन को लेके जाता है बॉडी के अलग अलग हिस्सों में। अच्छा, जैसे मान लीजिए ये एक हीमोग्लोबिन हो गया है ना, ये एक हीमोग्लोबिन, ये ऐसे बहुत सारे हीमोग्लोबिन है। मान लीजिए मैं टोटल दिखाता हूँ 10 हीमोग्लोबिन, या मान लीजिए ऐसे करते 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 ऐसे टोटल कितने हैं? ऐसे टोटल 100 हीमोग्लोबिन है। कितने? 100। ऐसे टोटल 100 ऐसे हीमोग्लोबिन है। अब जरा सुनिए, अब इन 100 हीमोग्लोबिन के सामने मैं ऑक्सीजन रखता हूँ, ठीक है। एक ऑक्सीजन, ये वही सेम कहानी जैसे शादी होती है ना, शादी, ये 100 दूल्हे हैं और ये 100 दुल्हन हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे मान लो मैंने ऐसे रख दिए ढेर सारे ऑक्सीजन। मान लो 100 हीमोग्लोबिन में से यहाँ से 20 ऑक्सीजन जाके 100 हीमोग्लोबिन में से 20 हीमोग्लोबिन पे लग जाते हैं। 100 हीमोग्लोबिन है, उन 100 में से 20 ऑक्सीजन सामने से आती है और 20 हीमोग्लोबिन से लगेगी। कितने? सिर्फ 20 से 80 हीमोग्लोबिन खाली रह गए, माने 80 दूल्हे बेचारे ऐसे खड़े हुए हैं, उनकी दुल्हन नहीं आ रही उनके पास। तो मैं क्या बोलूंगा, जैसे 100 हीमोग्लोबिन में से 20 ऑक्सीजन जाके 20 हीमोग्लोबिन पे लग गई, तो इसका मतलब आपका ब्लड 20% सैचुरेट हो चुका है। किससे? ऑक्सीजन से। सो ये हो गया आपका 20% ऑक्सीजन सैचुरेशन, कि आपके ब्लड में जितना हीमोग्लोबिन है उसमें से 20% हीमोग्लोबिन को क्या मिला है? ऑक्सीजन मिला है। अब मान लीजिए 20 ना, मैंने क्या कर दिया, अगली बार 50 ऑक्सीजन भेज दिए, तो अब 100 दूल्हों में से 50 को मिल जाएगी दुल्हन। इसका मतलब 50% हीमोग्लोबिन सैचुरेट हो चुके हैं। इसका मतलब 20 नहीं, अब हो चुका है 50% सैचुरेशन हो चुका है। अब मान लीजिए आपने 100 में से 70 को दे दिया आपने उनकी दुल्हन, माने आपने ऑक्सीजन दे दिया। 100 हीमोग्लोबिन थे, 70 आपने दे दिया, तो 70 100 में से 70 भी तो लगेगा ना, सब पे थोड़ी लग जाएगा, 30 खाली बच गया। इसका मतलब अब की बार 70% ब्लड सैचुरेट हो चुका है। ऐसे आपने 80 दिया, 80%, 90 दिया, 90, आपने 100 ऑक्सीजन दे दिए और 100 ऑक्सीजन आपने दिए, वो 100 के 100 हीमोग्लोबिन
हीमोग्लोबिन सबकी शादी हो गई, सबको मिल गई। अब ये क्या हो गया, ये हो गया 100% सैचुरेशन। इसके बाद आपने और ऑक्सीजन दिया ना तो कुछ नहीं होगा, 100% ही रहेगा सैचुरेशन। इसका मतलब अगर हम ये बोलते हैं कि आमतौर पे एक पर्सन का ब्लड 99.100% सैचुरेशन होना चाहिए। देखो सैचुरेशन लिखते हैं एस मीन सैचुरेशन, तो सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन 99% से 100% होना चाहिए। 100 होता नहीं है लेकिन चलो 100 मान लेते हैं, चलो आपके लिए मान लेते हैं 100% आपका ब्लड होना चाहिए सैचुरेट, माने आपके ब्लड के सारे हीमोग्लोबिन पे ऑक्सीजन होनी चाहिए। अब मान लो अगर किसी का ये लेवल गिर के 95 हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, 94 तक सब ओके मानते हैं। लेकिन अगर 94 से नीचे गिर जाए, आप सुनते हो, आप सुन लो, कभी मान लो आप सुन लो किसी के केस में SO2 92% है। पहले इसका मतलब समझो, इसका मतलब हुआ आपके खून में जितना हीमोग्लोबिन है उस हीमोग्लोबिन में सिर्फ 92%, 92% हीमोग्लोबिन के पास ऑक्सीजन है, 8% हीमोग्लोबिन ऐसे खाली बैठे हुए नाराज हैं आपसे। क्यों? उन्हें से ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। जितना आपके बॉडी में ऑक्सीजन कम रहेगा, आप ही के बॉडी के सेल्स जो होते हैं ना, आपके जो बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं, जो हिस्से होते हैं, आपके काम ही नहीं करेंगे। तो ये होता है पहले SO2 को लेकर, ठीक है। तो आपको पता लग गया 100% 95। बताऊंगा बाकी आगे बातें कि कौन से केस तक आपको क्रिटिकल होता है, कौन से केस में नहीं होता। तो ये चीज़ होती है, ठीक है। सो अब मैं बात करता हूँ SO2 के बाद कैसे हम पता करते हैं ऑक्सीमीटर से कि भाई हमारे ब्लड में कितना ऑक्सीजन है कि नहीं, ठीक। तो बेसिक सा मैकेनिज्म यूज़ करना है यार, बेसिक सा। जैसे याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए ये है आपका पल्स ऑक्सीमीटर, ये है पल्स ऑक्सीमीटर, जिसमें इस तरह का ऐसे डिवाइस होता है और इसमें यहाँ पर दो तरह के छोटे छोटे लाइट एमिटिंग डायोड होते हैं। ऐसे लाइट एमिट करने वाले डायोड होते हैं। ये हो गया और दूसरा मान लीजिए ये हो गया, ये आपके हो गए लाइट एमिटिंग डायोड। ये आपके लाइट को छोड़ते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा कलरफुल करता हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगे देखने में भी ना। तो लाइट एमिटिंग डायोड, और यहाँ पर एक लाइट को एक्सेप्ट करने के लिए भी हम एक चीज़ रखते हैं। दिस इज अ फोटो रिसेप्टर प्लेट, फोटो रिसेप्टर, ठीक है। और ये दोनों क्या है, दीज आर दी लाइट एमिटिंग, अरे मैंने यहाँ पे रेड कर दिया ना, लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक। और ये हो गया फोटो रिसेप्टर। ये समझ लो, ये बॉल फेंकेगा और ये कैच पकड़ेगा, ला भाई कैच दे। तो अब ऐसा होता है, यहाँ पर आ गया जो दुनिया भर में करते हैं ना लोग, वही आ गया यहाँ पे, क्या, उंगली। दुनिया भर में करते हैं ज़्यादातर लोग, खुद से ज़िंदगी में जिनसे होता नहीं वो उंगली करते रहते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे जो है आती है। और अच्छा, एक चीज़ ध्यान से सुनना, ये जो लाइट है दिस इज़ रेड लाइट, और रेड लाइट की जहाँ पे वेवलेंथ है वो 660 नैनोमीटर। और आपको पता है ना, हम जो लाइट देख रहे हैं, जैसे आपको जो लाइट अभी दिख रही है, दुनिया के हर लाइट की वेवलेंथ जो आपको दिख रही होती है वो 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में होती है। अब आधे जो वीडियो देख रहे हैं पहली बार, जिन्हें नहीं पता सब चीज़ें क्या होती है, वेवलेंथ क्या होती है, सब चीज़ें सुनते साइंस में, सिंपल सी चीज़ ध्यान रखना, लाइट अगर मेरे से वहाँ तक आ रही है, थोड़ा सा ही टॉपिक जा रहे हैं, ऑफ टॉपिक जा रहे हैं, मान लो बल्ब है और बल्ब से लाइट अगर मेरे तक आ रही है, पता कैसे आ रही है, यहाँ से लाइट इस तरह से आती है, इसको बोलते हैं वेव। क्या बोलते हैं इसको हम, वेव। जब होता है ना इस तरह से, ये इसको क्या बोलते हैं, वेव। डांस नहीं कर रहा हूँ, ये वेव बोलते हैं इसे। तो ये जो वेव की लेंथ है, अभी के लिए जो लोग नए हैं उनके लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है। ये नहीं जो साइंस है मेरे को फिर बोलो कि सर क्या बता रहे हो। तो जो वेव की लेंथ होती है, डेट इज वेव लेंथ। हालांकि इसको हम एक छोटे से हमेशा 2 क्रेस्ट और ट्रफ में मेजर करते हैं, बट अभी के लिए जो आप बिल्कुल नए हैं, जो साइंस से बिलोंग नहीं करते, याद रख लीजिए वेव की लेंथ को क्या बोलेंगे, वेव लेंथ। किसी की वेव लेंथ अगर ज़्यादा बड़ी होगी तो वो उतनी ही लंबी दूरी तय कर सकता है, और किसी की वेव लेंथ बहुत छोटी तो वो उतनी ही कम दूरी तय कर सकता है, ठीक है। तो रेड लाइट की कितनी वेवलेंथ है, और आपको पता है लेंथ हमेशा मीटर में नापते हैं, ठीक है। ये होता है नैनोमीटर, मीटर से भी छोटा होता है। तो 660 नैनोमीटर की लाइट का इस्तेमाल करते हैं रेड, और एक करते हैं यहाँ पे इंफ्रारेड लाइट का इस्तेमाल करते हैं। सो यहाँ पर आता है इंफ्रारेड, जो कि आपका 940 नैनोमीटर। एक बात बताऊं,
ये 940, मैंने बोला आपको लाइट दिखती है जो 400 से 700 नैनोमीटर की हो, जिस लाइट की वेवलेंथ 400 से 700 आपको वो दिखती है, 700 से ऊपर 400 से नीचे आपको कुछ नहीं दिखता। इसीलिए जब कभी आप पल्स ऑक्सीमीटर देखेंगे आपको लाल कलर तो दिखेगा, लेकिन ये वाली लाइट आपको नहीं दिखने वाली, क्योंकि ये आपकी विजिबल रेंज से बाहर की लाइट है, हाँ कि ना। तो यहां पर क्या होगा, ये है वो उंगली जो दुनिया भर में करी जाती है, यहां से रेड लाइट भी लाइट एमिट करती है। सो यहाँ पे ये रेड लाइट है, ठीक है, रेड लाइट यहाँ से लाइट एमिट करेगी। सुनते रहना ध्यान से, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन सुनते रहना। यहाँ से ये रेड लाइट एमिट करती है और वहाँ से वो भी अपनी करती है क्या, अपनी इंफ्रारेड लाइट एमिट करती है। और यहाँ पे ये फोटो रिसेप्टर क्या होता है, अब देखो जब वो लाइट हमारे इस उंगली से होकर निकलती है, इस हमारे फिंगर से होकर निकलती है, तो हमारी फिंगर बहुत सारी लाइट को सोख लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। इसका मतलब अगर यहाँ से मान लो 4 रेज निकली हैं, तो इसका मतलब इस फोटो रिसेप्टर को मान लो यहाँ पे सिर्फ 2 ही मिली हैं और वहाँ पे मान लो ग्रीन वाले को सिर्फ 1 ही मिली है। इसका मतलब आप समझ चुके हो ना कि जितनी लाइट यहाँ से निकलती है उतनी यहाँ नहीं पहुँचती। इसका मतलब जो बाकी की लाइट जो नहीं पहुँच रही वो इस एरिया में, वो इस फिंगर में क्या हो चुकी है, एब्जॉर्ब हो चुकी है। और इसी एब्जॉर्प्शन से पता करते हैं कि कितना ऑक्सीजन आपके ब्लड में है। बताऊं कैसे, पहले सिंपल समझ लो, 2 लाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक रेड का, इंफ्रारेड का। रेड का कितना 660 नैनोमीटर, इसका 940 नैनोमीटर। अब दोनों से लाइट आ रही है, हमारी फिंगर जो होती हैं ये क्या करते हैं, फिंगर के अंदर टिश्यूज जो होते हैं, आपके ब्लड होते हैं, ये सब लाइट को एब्जॉर्ब, सारी नहीं कर रहे हैं, थोड़ी सी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और एब्जॉर्ब करने के बाद आपको कहाँ मिलते हैं, फोटो रिसेप्टर सेल्स को पकड़ा देते हैं। इसका मतलब यहाँ से 10 बॉल मैंने फेंकी थी, इन्होंने 2 कैच कर ली, 8 नहीं मिली, 8 किसने कर ली, इसने एब्जॉर्ब कर ली। तो इसी 8 की बदौलत हम पता लगा पाते हैं कितना ऑक्सीजन इसके पास अवेलेबल होता है। कैसे, चलो ये तो पता लग गया आपको कौन कैसे लाइट एमिट कर रहा है। जरा सा ध्यान ना भाई, रेड इंफ्रारेड का। आप सुनो, ऐसा होता है, 2 चीजें होती हैं, जैसे ये हो गया आर्टरी, ये हो गया वेन, है ना, फिंगर के अंदर ऐसी तो होगा। देखा जाए तो फिंगर के अंदर ऐसी होगा ना, फिंगर के अंदर, तो फिंगर के अंदर ये हो गई आर्टरी और ये हो गया वेन। आपको पता है आर्टरी में ट्रेवल करता है ऑक्सीजन वाला ब्लड। अच्छा एक बात और सुनना, जिस हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाती है, जिस हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाती है उसे हम बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और जिस हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन नहीं जुड़ती, माने सिंगल, जो आजकल के लोग हैं उन्हें सिंगल ही बोलते हैं, उन्हें क्या बोलोगे, उन्हें तो सिंपल हम बोलते हैं डीऑक्सी हीमोग्लोबिन, है ना। डीऑक्सी मतलब बेचारे पे है ही नहीं ऑक्सीजन, क्या बोलेंगे, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन। आपको पता है जो आर्टरी होती है, आर्टरी के अंदर हमेशा ऑक्सीजन वाला ब्लड चलता है। कौन, ऑक्सीजन वाला ब्लड। सो यहां पर क्या आ गया, यहां पर आ गया ऑक्सीजन वाला ब्लड, है ना, ऑक्सीजन वाला ब्लड। लेकिन जो वेन होती है, वेन में बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड घूमता है। जैसे कि आपको आई थिंक दिखना होगा, बहुत काफी छोटा होगा, ठीक है, समझ जाना, यहाँ पे सिर्फ हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन, ठीक है, यहाँ पे बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड होगा। अब सुनो क्या होता है, थोड़ा ध्यान से गौर फरमाना इस चीज को। ये हो गया HbO2, है ना। जो ऑक्सीजन वाला, जो हीमोग्लोबिन जिसमें ऑक्सीजन होता है, ये वाला रेड लाइट कम एब्जॉर्ब करता है, लेकिन इंफ्रारेड ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है। बताऊं कैसे, आप चलो मैं दिखाता हूं आपको, मैं दिखाता हूं यहाँ पे रेड कलर से। तो रेड दिखाता हूं, माने रेड यहाँ पे लाइट आ रही है ना, रेड यहाँ पे आ रही है, 4 5 मान लो रेड लाइट आ रही है, मतलब 5 यहाँ पे वेव आ रही है किसकी, और मान लो 5 आ रही है इंफ्रारेड की। अब मैं क्या देखता हूं, जब इस चीज से आगे निकलता है तो मेरे को यहाँ पर, आपको पता प्लेट थी कौन सी, फोटो रिसेप्टर, ये थे ना। अभी सुनो उसको क्या मिलेगा, मैं देखता हूं बेचारे को सिर्फ 1 मिल रही है, इंफ्रारेड मिल रही है, और इसको बेचारे को 4 मिल रही है, कौन सी, रेड वाली। इसका मतलब तो ये हुआ ना, जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो रेड वाली कम एब्जॉर्ब करता है, लेकिन इंफ्रारेड वाली ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, ओके। लेकिन इसका उल्टा लेके चलो, जैसे मान लो हीमोग्लोबिन है, ठीक है, इसके पास कोई ऑक्सीजन नहीं है। अब इसका सीन देखना, यहाँ पे ये रहा रेड,
3 4 5 और यहाँ पे ये रहा तुम्हारा इंफ्रारेड, है ना, ये तुम्हारा इंफ्रारेड। अब पता क्या होगा, ये इंफ्रारेड को कम ऑब्जर्व करेगा, ध्यान से देखना, ये इंफ्रारेड को कम ऑब्जर्व करेगा, लेकिन जो ये तुम्हारी रेड वाली है इसको ऑब्जर्व ज़्यादा करेगा। तो अब मुझे बताओ, यहाँ पे 2 केस हुए, हाँ कि ना। अब आपके फिंगर के अंदर दोनों चीज़ें हैं, कैसे, आपके फिंगर ये वाला खून भी, ये वाला खून भी है। तो क्या होगा, जब ऊपर से लाइट यहाँ पर आएगी, जब ऊपर से लाइट यहाँ पर आएगी तो दोनों आएंगी, इंफ्रारेड भी आएगी और आपका वो भी आएगा। अच्छा, इसके रास्ते में, रेड लाइट के रास्ते में HbO2 भी है और हीमोग्लोबिन दोनों आ रहे हैं, तो नीचे कुछ अमाउंट ऑफ लाइट आएगी, मुझे नहीं पता कितने, लेकिन आएगी। और यहाँ पर भी इसके रास्ते में दोनों हैं, इसका मतलब इसने कितना रेड एब्जॉर्ब करा है और कितना इंफ्रारेड, वो किसको पता लग जाता है, इस छोटी सी प्लेट को पता लग जाता है कितना हमने रेड करा, कितना इंफ्रारेड। पहले आपको क्लियर हुआ कि लाइट एमिट हो रही है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन इंफ्रारेड ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा और जो तुम्हारा डीऑक्सी है ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेगा। मैं उसको बैठ गया। अब ज़रा एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, मैं आपको छोटा सा ना एक छोटी सी बात बताता हूँ। आपके फिंगर के अंदर जो है ना, 2 तरह के टिश्यू होते हैं, एक पल्सेटिव, नॉन पल्सेटिव। पल्सेटिव वो होते हैं जिसमें आपके दिल जब भी धड़कता है तो उसका पल्स सीधा वहाँ जाता है, जब दिल धड़कता है ना तब का तो ब्लड बहुत तेज़ी से जाता है उस एरिया में, तो उसको बोलते हैं पल्स। बीट को, धड़कन क्या बोलते हैं, पल्स, जब वो आती है आपकी आर्टरी में। नॉन पल्स जिसमें कभी कोई हरकत ना होती, वो आपका नॉन पल्सेटिव हो गया। सोचो ना एक बार यार, ये आपका फिंगर हो गया, ठीक, इसमें आपकी स्किन भी है, आपके नाखून भी है, आपके जो आर्टरीज हैं उनकी ब्लड वेसल्स भी हैं, उन आर्टरीज की वेसल्स भी हैं, वेन्स है, वेन्स की वेसल भी हैं। इसका मतलब तो ये हुआ ना, इसमें खून नहीं भी होगा तो भी ये लाइट एब्जॉर्ब करेगी, रेड भी करेगी, इंफ्रारेड भी करेगी, हाँ कि ना भाई। इसमें खून अभी जैसे मान लो कि पीछे दिल है, दिल ने ब्लड अभी पंप नहीं करा है तो भी तो इसमें कुछ ब्लड हमेशा होगा और इसकी जो ये टिश्यू हैं ये भी कुछ ना कुछ हमेशा लाइट एब्जॉर्ब करेंगे। तो मैं आपको ये बताता हूँ, जब आपका दिल काम नहीं करता तो भी वो एरिया आपका कुछ ना कुछ लाइट एब्जॉर्ब करेगा, रेड भी करेगा, इंफ्रारेड भी करेगा, हाँ कि ना। चलो, जब आपके दिल ने जो ब्लड है नहीं दिया है आपके फिंगर को, तब क्या हल होगा, तब मैं अगर ग्राफ ड्रॉ करता हूँ तो मुझे पता लगता है कि जब आपके दिल से कोई बीट नहीं आई है तो इतना पोर्शन जो है, ये इतना पोर्शन लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, हाँ कि ना, इतना पोर्शन लाइट एब्जॉर्ब करेगा करेगा। लेकिन एक बार आपने कि दिल ने धड़कन एक बार दी, एक बार आपका हार्ट बीट कर गया, फोर्स से उसने ब्लड आपके फिंगर में दिया, तो जैसे फिंगर में एकदम से बहुत ज़्यादा ब्लड आएगा तो कहीं ना कहीं लाइट एब्जॉर्प्शन भी एकदम से ज़्यादा हो जाएगी। आपको पता है कि ब्लड भी कैसा आता है, एकदम से बहुत ज़्यादा, एकदम से बहुत कम, पता है ना, हाई लो हाई लो। इस वजह से पता है क्या होता है, तो ये तो हुआ नॉन पल्सेटिव, जब आपका दिल काम नहीं करेगा तब आपके फिंगर में लाइट कितनी एब्जॉर्ब हो रही है, ये वो वाला है। लेकिन जब आपका दिल ब्लड फेंकेगा उसके बाद कितना ब्लड एब्जॉर्ब होता है जरा वो भी देख लो। उसके बाद आपके इसमें आता है ब्लड कुछ इस तरह से, ध्यान से देखना इस चीज़ को, ये है, देख रहे हो, ये चीज़ है, ये क्या है, ये है टोटल जो लाइट एब्जॉर्ब करी आपने पल्स आने के बाद, माने हार्ट के बीट करने के बाद टोटल इतना लाइट आपके एब्जॉर्ब हुआ यहाँ से फिंगर में, और जब आपके हार्ट ने, आपने कुछ नहीं करा, आपके दिल ने कुछ नहीं करा, तब इतनी लाइट एब्जॉर्ब हुई। अगर दोनों को माइनस करा जाए तो देखा जाएगा इतना पोर्शन जो है अलग है, हाँ कि ना। ये वो पोर्शन है जो आपके हार्ट के पल्स आने के बाद होता है, क्योंकि ये वाला पोर्शन तो दोनों में है, चाहे आपका दिल काम करे तो भी इतना आपका लाइट एब्जॉर्ब होना है, और नहीं भी करेगा, करेगा नहीं करेगा, दोनों में सेम होना है। लेकिन जब आपका दिल काम करता है तब ये पोर्शन एक्स्ट्रा होता है जो कि AC होता है अल्टरनेटिंग करंट, तो इसको आप बोल दो AC, इसको बोल दो DC। इसका मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, आपके फिंगर में जब ब्लड आपका दिल पंप नहीं करता तो भी आपका लाइट एब्जॉर्ब करता है, लेकिन वो लाइट एब्जॉर्ब फिक्स होता है जो तो हमेशा होना ही होना है। लेकिन जब आपका दिल ब्लड पंप करता है तो क्या होता है, कभी कभी लाइट ज़्यादा एब्जॉर्ब कहीं पे लाइट कम, ज़्यादा कम ज़्यादा। तो इसका मतलब अगर मैं बाहर निकालूँ तो देखा जाए ये वो पोर्शन है जो मेरा दिल, जो मेरे फिंगर है उसके एब्जॉर्प्शन में मुझे चेंज कुछ इस तरह से मिलेगा, और ये वाला आपके ना तो स्किन की वजह से होगा,
ना आपके नेल्स, ना आपकी आर्टरी के वेसल, ये सारा खून आने की वजह से होगा। क्यों? खुद समझ लो ना यार। ये वाला पोर्शन था आपके स्किन का, नेल्स का, आर्टरी के वेसल्स का, मैंने माइनस कर दिया ना। अब सिर्फ कौन सा पोर्शन है? ये पोर्शन है आपके जब ब्लड आएगा उसके बाद का, यानी कि ये है आपके ब्लड के अंदर प्रेजेंट ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ये जो आप देख रहे हो, दिस इज द ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो आपके ब्लड में है। ठीक, अब बताता हूँ कैसे। एक ना माइक्रोचिप होती है ऑक्सीमीटर में, जो पता करती है, जो सारे कैलकुलेट करती है कितना रेड एब्जॉर्ब हुआ, कितना एब्जॉर्ब हुआ आपका इंफ्रारेड, उससे बताती है कि आप में कितना ऑक्सीजन है। बताऊँ? चलो देखो, ये नॉलेज के लिए आपके ज़रूरी है, पता होना चाहिए। एक चीज़ होती है आर वैल्यू। क्या होता है इसमें? ये समझ लो कि रेड अपॉन इंफ्रारेड, इनका रेशो होता है। मतलब उस पल्स ऑक्सीमीटर के अंदर रेड लाइट भी होती है एमिट, इंफ्रारेड भी होती है, दोनों कितना एब्जॉर्ब होते हैं उसी का रेशो है। रेड कितना एब्जॉर्ब हुआ अपॉन में इंफ्रारेड कितना एब्जॉर्ब हुआ, इसका रेशो होता है। और आपको पता है डीसी तो मेजर करेंगे नहीं। क्यों भाई? डीसी क्यों मेजर करें? हमें पता है एक कांस्टेंट एब्जॉर्प्शन यहाँ पर होता है। कांस्टेंट को हटा दो, जो चेंज होता है हम उसको देखेंगे। अब मुझे बताओ, अगर इस वाले ब्लड में ऑक्सीजन ज़्यादा हुआ, तो ऑक्सीजन वाले ब्लड जब ज़्यादा होते हैं तो उस केस में इंफ्रारेड ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है। आपको पता है ना, अगर आपके खून में ज़्यादा ऑक्सीजन हुआ तो इंफ्रारेड ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा और रेड वाला कम एब्जॉर्ब होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? आर वैल्यू कम हो जाएगी। लेकिन अगर आपके खून में ऑक्सीजन कम हो गया, मान लो आपके फेफड़े खराब हो गए, फेफड़े ठीक से काम नहीं कर रहे, आपके लंग्स के अंदर ऑक्सीजन कम हो गया, अब आपके ब्लड में ऑक्सीजन कम आ रहा है, पीछे से कम ऑक्सीजन आ रहा है, तो क्या होगा? जब ऑक्सीजन कम आएगा तो इंफ्रारेड भी कम एब्जॉर्ब होगा। जब इंफ्रारेड कम एब्जॉर्ब होगा, इसका मतलब आप खुद सोचो ना, अगर आपके पास HbO2 कम हो गया तो आपके पास Hb ज़्यादा होगा ना। अगर Hb ज़्यादा होगा तो रेड ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा, इंफ्रारेड कम होगा। इस केस में क्या होगा? आर वैल्यू बढ़ जाएगी। इसका मतलब किसी पर्सन की आर वैल्यू कम है, माने उसका ठीक है, उसका हिसाब ठीक है। लेकिन जिसकी आर वैल्यू बढ़ गई, बहुत बढ़ गई, उल्टा भाई, आर वैल्यू खतरनाक चीज़ है। आर वैल्यू एक तरह से लॉस है तुम्हारा। जितना कम लॉस उतना ज़्यादा फ़ायदा, और जितना ज़्यादा लॉस उतना कम फ़ायदा। तो यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ कि आर वैल्यू डिसाइड करता है कि आपके ब्लड में कितना ऑक्सीजन है। बताऊँ कैसे? जैसे आर वैल्यू होगी, ये हो गया सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन। जैसे जैसे आर वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे ऑक्सीजन का सैचुरेशन, देख रहे हो यहाँ पे, मतलब 10% सैचुरेशन, 20%, 30, देख रहे हो। जैसे जैसे आपकी आर वैल्यू कम हो रही है वैसे वैसे आपके ब्लड में ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ता जा रहा है। तो हमेशा इसी आर वैल्यू को डिटरमाइन करता है आपका ऑक्सीमीटर, बताता है कि आपके ब्लड में कितनी ऑक्सीजन अवेलेबल है। मान लो पर्टिकुलर यहाँ के अकॉर्डिंग मान लो समथिंग ये आर वैल्यू निकलती है आपके पल्स ऑक्सीमीटर में, वहाँ पे देखते हैं क्या आता है 60%, माने आपके ब्लड में कितने ऑक्सीजन है? 60% ऑक्सीजन अवेलेबल है। ठीक है। अच्छा, मैं आपको इसमें ज़रा दो चीज़ और बता दूँ। एक दो चीज़ का बड़ा इस्तेमाल होता है, दो लॉज का इस्तेमाल होता है, एक तो बेयर्स लॉ और एक लैम्बर्ट्स लॉ। ये दो लॉ का फिजिक्स का बहुत यूज़ होता है। पूरा लेक्चर है, लेकिन आपको लेक्चर तो खैर क्या ही दूँ। बेयर्स लॉ, इसके अंदर ये होता है कि लाइट एब्जॉर्ब कितनी होगी ये डिपेंड करता है कि HbO2 आपके ब्लड में कितना है। जितना ज़्यादा आपके ब्लड में HbO2 होगी, लाइट उतना एब्जॉर्ब होगा, उतनी ही ज़्यादा इंफ्रारेड रेडिएशन लाइट एब्जॉर्ब होगी। दूसरा आता है लैम्बर्ट्स लॉ। ये सेकंड लॉ ये बोलता है कि लाइट जितनी ही लंबी दूरी तय करेगी उतना ही एब्जॉर्ब भी हो जाएगी। इसका मतलब जैसे मान लीजिए किसी फिंगर पतली सी है, मान लेते फिंगर पतली सी है, ठीक है, और यहाँ से लेके जैसे मान लीजिए ये लाइट और ये लाइट और ये रे फोटो रिसेप्टर। अब यहाँ से लाइट को बहुत ही छोटा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे लाइट की एब्जॉर्बेंस भी, लाइट यहाँ पे कम एब्जॉर्ब होगी। लेकिन अगर किसी के फिंगर मान लो बिल्कुल इतनी मोटी फिंगर है, अब डिवाइस में तो जाएगी नहीं, लेकिन चलो मान ले चली जाती है, उस केस में क्या होगा? उस केस में अब लाइट को लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी। लाइट जितना दूर ट्रैवल करती है वो उतनी ज़्यादा सोख ली जाती है, उतनी ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाती है। अब देखो, मान लो 10 यहाँ से निकली, यहाँ पे 5 कैच हुई, यहाँ पे 10 निकली, यहाँ पे सिर्फ 1 कैच हुई, कैसे? 9 एब्जॉर्ब हो गई इसी के अंदर। क्यों? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबी दूरी तय करनी पड़ रही थी। तो इसका मतलब पता है क्या है? इन दो लॉ का बहुत तगड़े से इस्तेमाल होता है। आप खुद सोच रहे हो ना, अगर मान लो इंफ्रारेड ज़्यादा एब्जॉर्ब हुआ
लगा फर्स्ट लॉ, देख लो कि ज़्यादा एब्जॉर्ब हुआ, इसका मतलब ज़्यादा HbO2 हुआ ना। दूसरा लॉ देखो कि अगर मान लो आपके ब्लड में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन हो, तो पता है क्या है, जो लाइट है, आप खुद सोचो, जब लाइट आएगी तो इतनी हाई ऑक्सीजन अमाउंट को देख के एब्जॉर्ब हो जाएगी। और दूसरा, जैसे ही अगर मान लीजिए कि आपकी आर्टरी एक्सपेंड हो जाती है, तो एक्सपेंड होते के साथ ही क्या होता है, जैसे ही एक्सपेंड होती है तो हमें पता है कि अब लाइट को लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, तो वो ऑक्सीजन भी उतनी ज़्यादा लाइट भी उतनी ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है, तो हमें पता लगता है कि हाँ आपके उस आर्टरी में ब्लड एंटर कर रहा है। सो यहाँ पे बेयर्स और लैम्बर्ट्स लॉ का बहुत इस्तेमाल होता है, ठीक है। अभी तो खैर इतना आपके काम करनी है, बेसिक समझो कि ऑक्सीमीटर के अंदर क्या होता है, 2 लाइट होती हैं, वो लाइट आपके स्किन पे मारती हैं, स्किन लाइट एब्जॉर्ब कर लेते हैं, को छोड़ देती हैं। तो कितनी लाइट ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं, इंफ्रारेड और रेड, इन दोनों के बिहाफ पे निकाला जाता है कि कैसे इसका आर वैल्यू आ रहा है। और आर वैल्यू पता करता है कि आपका कितना परसेंटेज सेचुरेशन है। तो सेचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, आपके ब्लड में कितना % ऑक्सीजन अवेलेबल है, दैट इज़ योर सेचुरेशन, ऑक्सीजन सेचुरेशन। आमतौर पे रहना चाहिए 99 रहना चाहिए। अगर 94 तक आ गया, ओके, 94 से 90 आ गया तो एक तरह का माइल्ड हाइपोक्सीमिया हो गया। हाइपोक्सीमिया मीन्स मतलब डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। 90 से नीचे आ जाए, 90 से 80 के बीच में, भाई ये थोड़ा सा सीवियर है, ये सीवियर हाइपोक्सीमिया होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें ध्यान रखिए। सो 94 से नीचे किसी का नहीं होना चाहिए। इनके 94 से 90 आता है, उसमें ध्यान रखिए, थोड़ा सा एक्सरसाइज करिए और अपने प्रॉपर ध्यान रखिए, तो वही इस चीज़ में आप इंप्रूव हो पाएंगे। सो ये था आपका आज का पल्स ऑक्सीमीटर कैसे काम करता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक ले सकते हैं सावधान रहे, देखते रहे। टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय, ध्यान रखो सब अपना।